सारे के सारे साथियों को नमस्कार। स्वागत अभिनंदन फिर से आपका गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी की दुनिया में। पढ़ रहे हैं अपन पार्ट नंबर 4 जिसका नाम है डिसऑर्डर ऑफ इंटेस्टाइन, जिसके अंतर्गत मैं आपको अपेंडिसाइटिस, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन ये टॉपिक अपन ने डिस्कस कर लिए हैं। साथ में आईबीडी भी पढ़ लिया है, बोले तो अल्सरेटिव कोलाइटिस और क्रोहन्स डिसऑर्डर। अब अगला टॉपिक पढ़ने वाले हैं अपन जिसका नाम है हर्निया। तो हर्निया क्या होता है, कौन कौन से टाइप का होता है, क्यों होता है और क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसके अंतर्गत बनते हैं वो अपन यहां पर डिस्कस करेंगे। सामान्यतः जो हर्निया वाली कंडीशन है वह अपने एब्डोमिनल कैविटी के ऑर्गन्स की होती है। अपने एब्डोमिनल कैविटी में पाए जाने वाले ऑर्गन यदि अपनी पोजीशन से डिसलोकेट हो जाएं और एक कैविटी को छोड़कर दूसरे पर्टिकुलर पार्ट में इनका प्रोट्रूजन या बल्जिंग हो जाए तो उसी अवस्था को नाम देते हैं हर्निया। फॉर एग्जाम्पल के लिए ये अपना थोरेसिक केज होता है, बीच में डायफ्राम होता है, इसके नीचे एब्डोमिनल कैविटी होती है, उसके नीचे पेल्विक कैविटी होती है। तो जो पेल्विक कैविटी के ऑर्गन हैं वो पेल्विक कैविटी में होंगे, एब्डोमिनल कैविटी के ऑर्गन एब्डोमिनल कैविटी में होंगे, थोरेसिक कैविटी के ऑर्गन थोरेसिक कैविटी में होंगे। यदि इनमें से किसी भी कैविटी का ऑर्गन अपनी नॉर्मल कैविटी को छोड़कर दूसरी कैविटी में चला जाए, या तो अपन कोई ऑर्गन चला जाए या किसी ऑर्गन का कोई छोटा सा पार्ट दूसरी कैविटी में प्रोट्रूज कर जाए, तो उस पर्टिकुलर अवस्था को अपन नाम देते हैं हर्निया। तो सबसे पहले व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हर्निया। हर्निया का मतलब होता है, सिंपली समझें अपन, कि जो नॉर्मल कैविटी होती है ये मान के चलो यहां से यहां तक थोरेसिक कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी और ये पेल्विक कैविटी। ऊपर ही ऊपर अपन बात करें थोरेसिक कैविटी, इट इज द थोरेसिक कैविटी, इट इज द एब्डोमिनल कैविटी और इसको अपन बोलेंगे पेल्विक कैविटी। जो ऑर्गन जहां पर लोकेटेड हैं वहीं पर रहते हैं, अपने स्थान को नहीं बदलते। अगर इस एब्डोमिनल कैविटी के ऑर्गन या तो ऊपर चले जाएं या नीचे चले जाएं तो इसी अवस्था को अपन नाम देते हैं हर्निया। तो हर्निया में किसी पर्टिकुलर ऑर्गन का प्रोट्रूजन हो जाता है, किसी पर्टिकुलर ऑर्गन का प्रोट्रूजन हो जाता है, तो या तो इसको बोलेंगे प्रोट्रूजन और बल्जिंग ऑफ एनी ऑर्गन या और एनी पार्ट, किसी भी पार्ट का, फ्रॉम वन कैविटी टू अनोदर, फ्रॉम वन कैविटी टू अनोदर। किसी भी ऑर्गन का या ऑर्गन के किसी भी छोटे से हिस्से का अपनी कैविटी को छोड़कर किसी दूसरी कैविटी में चले जाना हर्निया कहलाता है। सामान्यतः हर्निया एब्डोमिनल ऑर्गन्स का होता है, सामान्यतः हर्निया एब्डोमिनल ऑर्गन्स का होता है। कभी भी आपने नहीं सुना होगा कि लंग्स का हर्निया हो गया, कभी भी नहीं सुना होगा कि जो पर्टिकुलर लंग्स का कोई ऑर्गन एब्डोमिनल कैविटी में आ गया। तो नॉर्मली एब्डोमिनल कैविटी के ऑर्गन ही या तो थोरेसिक कैविटी में चले जाते हैं या फिर पेल्विक कैविटी में चले जाते हैं। अब कौन कौन से तरह का हर्निया होता है इस पर यदि अपन चर्चा करें तो देखें, नॉर्मली यहां पर इंटेस्टाइन होती है, यहां पर इंटेस्टाइन होती है एब्डोमिनल कैविटी में। ये जो एब्डोमिनल कैविटी के अंदर इंटेस्टाइन होती है यह इंग्वाइनल रिंग के साथ, दो तरह के पार्ट होते हैं इंग्वाइनल रिंग के, या इंग्वाइनल रिंग दो पार्ट होते हैं, एक तो होती है सुपरफिशियल और एक होती है डीप।
यदि यह इंटेस्टाइन किसी भी कारण से यहां से प्रोट्रूज होकर इस इंग्वाइनल रिंग के द्वारा पेल्विक कैविटी में आ जाए तो यह एक तरह का हर्निया होगा। किसका प्रोट्रूजन हुआ? इंटेस्टाइन का। कहां से हुआ? एब्डोमिनल कैविटी से। कहां पर हुआ? पेल्विक कैविटी में। दैट इज ऑल्सो द टाइप ऑफ हर्निया। इसका नाम होगा इंग्वाइनल हर्निया। इसका नाम होगा इंग्वाइनल हर्निया। यह इंग्वाइनल हर्निया दो तरीके से होता है। यदि इंटेस्टाइन का कोई पार्ट इस इंग्वाइनल रिंग से होता हुआ एब्डोमिनल पार्ट, एब्डोमिनल वाल की तरफ प्रोट्रूज करे, इसको तो बोलते हैं डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया। अभी डायग्राम में पढ़ेंगे अपन। और यदि इंग्वाइनल रिंग से आगे प्रोट्रूज कर जाए, एब्डोमिनल वाल की बल्जिंग नहीं हो, इसको अपन बोलते हैं इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया। तो दो तरह का होता है। तो एक तो हो गया इंग्वाइनल हर्निया। नंबर 2 अपन बात करें, इसी तरीके से यहां पर फेमोरल सीथ और फेमोरल कैनाल होती है। तो यहां से कोई पर्टिकुलर पार्ट इस फेमोरल कैनाल के द्वारा प्रोट्रूज हो जाए, यह भी एक तरह का हर्निया होगा कि एब्डोमिनल कैविटी के पार्ट पेल्विक कैविटी में आ गए। दैट इज ऑल्सो द टाइप ऑफ हर्निया। इसका नाम होगा फेमोरल हर्निया। इसका नाम होगा फेमोरल हर्निया। उसके अलावा एब्डोमिनल कैविटी के ऑर्गन अम्बलाइकल पार्ट से बाहर प्रोट्रूज हो जाएं एब्डोमिनल कैविटी की तरफ, इसको अपन नाम देंगे, यानी एब्डोमिनल कैविटी से बाहर की तरफ बल्जिंग हो जाए अंदर के ऑर्गन को, इसको अपन नाम देंगे अम्बलाइकल हर्निया। इसका नाम होगा अम्बलाइकल हर्निया। मान के चलो कोई ऑपरेशन हुआ है और उसका इंसीजन लगा है। इंसीजन में जो स्टिचेज लगाए हैं यदि वो कमजोर हैं और अंदर वाले ऑर्गन इस इंसीजन से बाहर प्रोट्रूज कर जाएं, एब्डोमिनल कैविटी के ऑर्गन जहां पर इंसीजन लगा है उससे बाहर प्रोट्रूज कर जाएं, इस अवस्था को बोलेंगे अपन इंसीजनल हर्निया। इस अवस्था को बोलेंगे अपन इंसीजनल हर्निया। और चूंकि स्टोमक होता है, यहां स्टोमक का हिस्सा यदि ऊपर की तरफ ये डायफ्राग्मेटिक ओपनिंग से ऊपर की तरफ प्रोट्रूज कर जाए तो इस अवस्था को नाम देंगे अपन डायफ्राग्मेटिक हर्निया या हाइटल हर्निया। बोले तो जितने भी नाम मैं ले रहा हूं वो सारे के सारे एब्डोमिनल कैविटी के ऑर्गन हैं और यह या तो ऊपर की साइड में जा रहे हैं या नीचे की साइड में जा रहे हैं, तो अवस्था पैदा हो रही है हर्निया। अब देखें ये जो सारे बताए हैं इनको डायग्राम में देखा जाए, ये अलग अलग तरह के हर्निया देखें। यहां पर डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया, ये जो इंग्वाइनल कैनाल होती है इसके साइड से होते हुए और एब्डोमिनल कैविटी के बाहर बल्जिंग हो गई, ये तो है डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया। इंटेस्टाइन के पार्ट की बल्जिंग हुई है और इंटेस्टाइन का पार्ट यदि बल्ज हुआ और इंग्वाइनल कैनाल के द्वारा गया, इंग्वाइनल कैनाल के द्वारा गया, इसका नाम होगा इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया। तो ये तो इंग्वाइनल हर्निया है। अम्बलाइकस से किसी पार्ट का प्रोट्रूजन हो गया, इसको अम्बलाइकल हर्निया बोलेंगे। फेमोरल कैनाल से प्रोट्रूजन हो गया, ये फेमोरल हर्निया होगा। कोई इंसीजन लगा हुआ है, वहां से एब्डोमिनल पार्ट बाहर निकल गया, यह इंसीजनल हर्निया होगा। और अपर वाले हिस्से में चला गया, एपिगैस्ट्रिक रीजन में किसी पार्ट का प्रोट्रूजन हो गया, इसको एपिगैस्ट्रिक हर्निया के नाम से जानेंगे। अब यहां पर ये जितने भी तरह के हर्निया हैं, मेनली जो अपन को पढ़ने, जितने भी तरह के हर्निया हैं मेनली जो अपन को पढ़ने हैं वो ये दो हर्निया हैं। दोनों को अलग अलग तरीके से पढ़ेंगे। ये जो डायग्राम में आपके सामने लिखा हुआ है यह है इंग्वाइनल हर्निया, इसका नाम है इंग्वाइनल हर्निया। क्या यहां पर प्रोट्रूजन या बल्जिंग हो रही है? आपका आंसर है यस, बल्जिंग हो रही है। किसकी बल्जिंग हो रही है या प्रोट्रूजन हो रहा है? इंग्वाइनल हर्निया में आंसर है इंटेस्टाइन की बल्जिंग हो रही है। कहां से कहां जा रही है इंटेस्टाइन? एब्डोमिनल कैविटी से पेल्विक कैविटी में पहुंच रही है। एब्डोमिनल कैविटी से पेल्विक कैविटी में इंटेस्टाइन की बल्जिंग होना वाया इंग्वाइनल कैनाल या विद इंग्वाइनल कैनाल, यह इंग्वाइनल हर्निया कहलाता है।
देखें इंग्वाइनल हर्निया को समझें आप, ये नॉर्मल इंटेस्ट पार्ट है, ये एब्डोमिनल वाल है, ये जो ब्लू में आपको दिख रहा है इसको कैनाल बोले अपन इंग्वाइनल, ये इंटेस्टाइन है, ये नीचे वाला हिस्सा मेल में स्क्रोटम का दिखाया गया है। तो यहां पर जो इंटेस्टाइन है यह एब्डोमिनल वाल के द्वारा प्रोट्रूज हो रही है, एब्डोमिनल वाल के द्वारा प्रोट्रूज हो रही है, दैट इज द पार्ट ऑफ हर्निया। यहां पर देखें ये जो इंग्वाइनल रिंग है इसके द्वारा प्रोट्रूज हो रही है, ये इंग्वाइनल रिंग देखो ब्लू डॉट को देखो कहां तक पहुंच गई, मेल में स्क्रोटम तक पहुंच गई। तो ये दो तरीके से होता है, दैट आर द डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया। एक तो अपन को ये पढ़ना है पूरी तरीके से, दूसरा अपन को पढ़ना है हाइटल हर्निया। देखो नॉर्मली ये डायफ्राम है, ये डायफ्राम, ये डायफ्रागमेटिक ओपनिंग होती है जहां से अयोटा भी निकलती है, अयोटा भी निकलती है, वीना कावा भी निकलती है और ईसोफेगस भी निकलती है। इस डायफ्राम की ओपनिंग में से किसी भी हिस्से का अपर वाले पार्ट में प्रोट्रूजन हो जाना डायफ्रागमेटिक हर्निया कहलाएगा। और जब सबसे कॉमन तरह का डायफ्रागमेटिक हर्निया होता है उसका नाम है हाइटल हर्निया या हाइटस हर्निया। देखो डायफ्रागमेटिक हर्निया का मतलब होता है किसी भी स्ट्रक्चर का डायफ्रागमेटिक ओपनिंग से प्रोट्रूजन हो जाना। तो डायफ्रागमेटिक हर्निया का सबसे कॉमन टाइप होता है हाइटल हर्निया, सबसे कॉमन टाइप होता है हाइटल हर्निया। नॉर्मली ये डायफ्राम है स्टोमक एब्डोमिनल कैविटी में है, एब्डोमिनल कैविटी का प्रेशर बढ़ने की वजह से स्टोमक का पार्ट थोरेसिक कैविटी में आ गया। इस कंडीशन में आप गौर करें, देखें ये ईसोफेजियल और स्टोमक का जंक्शन है, ये जो जंक्शन है ये ही प्रोट्रूज कर गया, ऊपर की साइड आ गया, यानी ईसोफेजियल स्टोमक के जंक्शन से प्रोट्रूजन हुआ है। इस पर्टिकुलर हर्निया का नाम है स्लाइडिंग हाइटल हर्निया, इसका नाम है स्लाइडिंग हाइटल हर्निया। यहां पर आप देखें प्रोट्रूजन हुआ है स्टोमक का, पर स्टोमक और ईसोफेगस का जंक्शन अभी भी एब्डोमिनल कैविटी में है। तो ईसोफेजियल ओपनिंग के साइड से होकर स्टोमक का छोटा सा हिस्सा एब्डोमिनल कैविटी को छोड़कर थोरेसिक कैविटी में चला गया, ईसोफेगस के साइड से होकर गया है यह हिस्सा, और यहां पर ईसोफेगस समेत गया है। तो इसको तो स्लाइडिंग हाइटल हर्निया बोले, यहां पर पूरे पार्ट की स्लाइडिंग हो गई और यहां ईसोफेगस जहां ओपन हो रही थी उसके बगल से स्टोमक के छोटे से पार्ट का प्रोट्रूजन हो गया। इसको अपन नाम देते हैं पैरा ईसोफेजियल हाइटल हर्निया। क्या नाम देना चाहेंगे इसको अपन? पैरा ईसोफेजियल हाइटल हर्निया। तो मेन जो हर्निया अपन को पढ़ने हैं दीज आर द इंग्वाइनल हर्निया, और दूसरा अपन पढ़ेंगे हाइटल हर्निया। तो देखें ये हर्निया की परिभाषा हो गई, प्रोट्रूजन या बल्जिंग ऑफ एनी ऑर्गन और एनी पार्ट ऑफ एनी ऑर्गन फ्रॉम वन कैविटी टू अनोदर कैविटी। और इतने सारे एग्जाम्पल से आप समझ पा रहे हैं कहां से कहां की तरफ प्रोट्रूजन हो रहा है। एब्डोमिनल कैविटी के ऑर्गन ऊपर या नीचे जा रहे हैं, ऊपर या नीचे जा रहे हैं। ऊपर बोले तो थोरेसिक कैविटी में जा रहे हैं हाइटल हर्निया, और नीचे बोले तो ग्रोइन हर्निया जिसका दूसरा नाम है इंग्वाइनल हर्निया। ये दोनों हर्निया ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो अपन को पढ़ने हैं। तो सबसे पहले अपन इंग्वाइनल हर्निया की बात करें। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंग्वाइनल हर्निया? क्या मतलब होगा इंग्वाइनल हर्निया का? यानी सबसे पहले टाइप नंबर 1 इंग्वाइनल हर्निया, इंग्वाइनल हर्निया, it is also known as groin hernia, it is also known as groin hernia। किसका प्रोट्रूजन हो रहा है यहां पर? इंग्वाइनल हर्निया में किसका प्रोट्रूजन हो रहा है? पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन का। किसका प्रोट्रूजन हो रहा है या बल्जिंग हो रही है? तो यहां अपन बोलेंगे प्रोट्रूजन और बल्जिंग ऑफ पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन,
ऑफ पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन। कहां से कहां की तरफ हो रही है बल्जिंग? फ्रॉम एब्डोमिनल कैविटी, फ्रॉम एब्डोमिनल कैविटी टू पेल्विक कैविटी। दो तरीके से हो रही है। यदि एब्डोमिनल वाल से बाहर निकले तो डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया होगा, और विद इंग्वाइनल कैनाल जाए और स्क्रोटम तक पहुंच जाए तो वह इनडायरेक्ट होगा। तो यहां पर अपन लिखेंगे विद एब्डोमिनल वाल और वाया इंग्वाइनल कैनाल, यानी इंटेस्टाइन के किसी हिस्से का एब्डोमिनल कैविटी को छोड़कर पेल्विक कैविटी में प्रोट्रूजन हो जाना इंग्वाइनल हर्निया या ग्रोइन हर्निया कहलाता है। एब्डोमिनल वाल के द्वारा जा रहा है, डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया होगा। इंग्वाइनल कैनाल साथ में प्रोट्रूज हो रही है, वह इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया होगा। अगला वर्ड क्यों हो जाता है किसी भी तरह का हर्निया? क्यों हो जाता है किसी भी तरह का हर्निया? इस बात को समझें आप। देखें, एब्डोमिनल कैविटी के ऑर्गन हमेशा एब्डोमिनल कैविटी में बने हुए रहते हैं। अपन कितना ही दौड़ लें, भाग लें, वजन लेके चल लें, कितनी सारी एक्सरसाइज कर लें, बट यह अपनी जगह से नॉर्मली डिसलोकेट नहीं होते। क्यों नहीं होते उसके पीछे यदि अपन लॉजिक ढूंढें तो उसके पीछे दो सामान्य लॉजिक दिए जाते हैं। एक तो ये चारों तरफ से कंपिटेंट होते हैं, बंधे हुए होते हैं कनेक्टिव टिश्यू और मस्कुलर के द्वारा। तो एक तो इनके चारों तरफ मस्कुलेचर और पेरिटोनियल कैविटी होती, इसलिए यह अपनी जगह से डिसलोकेट नहीं होते। एब्डोमिनल कैविटी के ऑर्गन की बात कर रहे हैं अपन, क्योंकि एब्डोमिनल कैविटी के ऑर्गन का ही हर्निया हो रहा है। तो मेरा क्वेश्चन है कि अपन कितना ही भाग लें, दौड़ लें, लंबी कूद, ऊंची कूद, कुछ भी खेल लें, पर अपनी बॉडी के ऑर्गन, एब्डोमिनल कैविटी के ऑर्गन एब्डोमिनल कैविटी में फिक्स हैं, हिलेंगे डुलेंगे नहीं। क्यों नहीं डिसलोकेट होते हैं? एक तो इनके चारों तरफ मस्कुलेचर और साथ में पेरिटोनियल कैविटी होती है, और दूसरा इसका प्रेशर मेंटेन होता है, और इसका जो प्रेशर है उसको अपन बोलेंगे नॉर्मल इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर। नॉर्मल इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर, ये दोनों फैक्टर ऐसे होते हैं जो एब्डोमिनल कैविटी के ऑर्गन्स को एब्डोमिनल कैविटी में बनाए रखने के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। अगर इन दोनों में किसी भी तरह का इंटरफेरेंस हो, अगर इन दोनों में किसी भी तरह का इंटरफेरेंस हो, या तो एब्डोमिनल कैविटी का प्रेशर बढ़ जाए और या फिर जो मस्कुलेचर है वो वीक हो जाए। अच्छा, मस्कुलेचर वैसे तो वीक होगा नहीं, या तो कंजेनाइटली वीक होगा। कंजेनाइटल वीक होगा तो यहां पर अपन बात कर सकते हैं कंजेनाइटल मस्कुलर वीकनेस। कंजेनाइटल मस्कुलर वीकनेस, या तो जन्मजात मसल वीक है, या फिर इसके लिए कुछ कॉमन रिस्क फैक्टर हैं जो रेस्पॉन्सिबल माने जाते हैं। कौन कौन से रिस्क फैक्टर हैं देखें, ऑटोमेटिकली आपके मन में लॉजिक आ जाएगा। अपन बात करें किसी भी तरह के हर्निया की इटियोलॉजी क्या होगी, हर्निया होने के लिए कौन कौन से फैक्टर रेस्पॉन्सिबल है। तो इटियोलॉजी के अंदर अपन बात कर सकते हैं इंक्रीज इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर, और जो ऑर्गन के चारों तरफ मस्कुलेचर है उसमें वीकनेस आ जाए। जो चारों तरफ मस्कुलेचर है उसमें वीकनेस आ जाए। दोनों ही अवस्था में ऑर्गन अपनी जगह से डिसलोकेट हो जाएंगे और अवस्था डेवलप हो जाएगी हर्निया। हर्निया के लिए कुछ कॉमन फैक्टर हैं जो रेस्पॉन्सिबल माने जाते हैं। फैक्टर नंबर 1, जिनको अपन रिस्क फैक्टर भी बोलेंगे,
प्रेगनेंसी और मल्टीपल प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी और मल्टीपल प्रेगनेंसी। शायद अब तक आंसर आपके दिमाग में आ गया होगा कि प्रेगनेंसी और मल्टीपल प्रेगनेंसी में हर्निया क्यों होता है। एब्डोमिनल कैविटी का प्रेशर बढ़ता है तो ऑर्गन अपनी जगह से डिसलोकेट हो सकते हैं। अगला कारण कॉन्स्टिपेशन। वह पर्सन जिनको क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन रहता है, वह पर्सन जिनको क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन रहता है उनमें भी हर्निया हो जाता है। सोचो क्यों? कॉन्स्टिपेशन है तो भी एब्डोमिनल कैविटी का प्रेशर बढ़ेगा। जो हार्ड स्टूल पास आउट करते हैं तो ज्यादा स्ट्रेनिंग होती है, बोले तो ज्यादा जोर लगाना पड़ता है और एब्डोमिनल कैविटी का प्रेशर बढ़ेगा तो ऑर्गन डिसलोकेट हो सकते हैं। अगला रिस्क फैक्टर दिया जाता है कफिंग। इसके अलावा ओबेसिटी, हैवी लिफ्टिंग और सीओपीडी, दीज ऑल आर द रिस्क फैक्टर रेस्पॉन्सिबल फॉर हर्निया। देखें, बड़े ही सिंपल वे में समझें। मेरी एब्डोमिनल कैविटी के ऑर्गन अपनी जगह पर फिक्स हैं। मैं कितना ही एक्शन कर लूं यह अपनी जगह से डिसलोकेट नहीं होते। उसके लिए जरूरी है कि इनके आसपास का सपोर्ट बना हुआ रहे और साथ में मेरे एब्डोमिनल कैविटी का प्रेशर नॉर्मल रहे। अगर इन दोनों में किसी भी तरह का इंटरफेरेंस होगा तो मेरी एब्डोमिनल कैविटी के ऑर्गन अपनी जगह को छोड़कर दूसरी कैविटी में चले जाएंगे। इस पर्टिकुलर अवस्था को नाम देंगे अपन हर्निया। कौन कौन से रिस्क फैक्टर हैं जो हर्निया के लिए रेस्पॉन्सिबल हैं? प्रेगनेंसी और मल्टीपल प्रेगनेंसी। हर्निया हो जाता है इस वजह से, क्यों हो जाता है? कॉमन सेंस वाली बात है, एब्डोमिनल कैविटी का प्रेशर बढ़ेगा। कॉन्स्टिपेशन वाले मरीज में हर्निया हो जाएगा, क्यों हो जाएगा? एब्डोमिनल कैविटी का प्रेशर बढ़ेगा। वह इंसान जिनको लगातार कफिंग की समस्या है, क्रोनिक कफिंग की समस्या है, उनमें भी हर्निया हो जाएगा, क्यों हो जाएगा? देखिए, कफिंग करने के दौरान भी एब्डोमिनल कैविटी का प्रेशर बढ़ता है। डायफ्राम बार बार नीचे की तरफ डिसेंट होता है कफिंग के दौरान तो एब्डोमिनल कैविटी का प्रेशर बढ़ता है, हर्निया हो सकता है। ओबेस पर्सन में भी हर्निया हो जाता है। देखें, ओबेस पर्सन जिसका वेट ज्यादा है, आप गौर करो, उसके एब्डोमेन की गर्थ ज्यादा होगी। अच्छा, एब्डोमेन की गर्थ ज्यादा है तो जब आप सांस लेते हैं तो डायफ्राम नीचे जाता है। सांस लेते हैं, डायफ्राम नीचे जाता है, गर्थ वैसे ही ज्यादा है। तो अल्टीमेट सी बात है कि पर्सन जो ओबेस होते हैं, सीढ़ियां चढ़ते ही उनको बहुत ज्यादा थकान या घबराहट सी हो जाती है, सांस लेने में दिक्कत आने लग जाती है, कारण उनका डायफ्राम प्रॉपरली डिसेंट हो ही नहीं पाता। और यदि ज्यादा डिसेंट होगा तो कॉमन सी बात है एब्डोमिनल कैविटी का प्रेशर बढ़ेगा। तो जो ओबेस पर्सन है उनकी एब्डोमिनल गर्थ ज्यादा होगी और उनमें एब्डोमिनल कैविटी में प्रेशर ज्यादा होगा। सीओपीडी वाले मरीज, देखो, सीओपीडी वाले मरीजों में कॉमन सिम्टम देखने को मिलेगा क्रोनिक कफिंग, और कफिंग होगी तो एब्डोमिनल कैविटी का प्रेशर बढ़ेगा। और लास्ट, हैवी लिफ्टिंग। बहुत ज्यादा वजन उठाने वाले लोग जिनका काम होता है वजन उठाना, जो ऑक्यूपेशन ही वजन उठाना होता है, 100 किलो वजन लेकर चलते हैं। सोचो, आपने मैंने भी उठाया है। जब आप 10, 20, 50 किलो वजन सर पर लेकर, कंधे पर लेकर चलते हैं तो एब्डोमिनल कैविटी का प्रेशर ऑटोमेटिकली बढ़ता है। इसका मतलब वह इंसान जिनका काम होता है ज्यादा वजन उठाना, उनमें भी हर्निया कॉमन होता है, क्योंकि वजन उठाने से एब्डोमिनल कैविटी का प्रेशर बढ़ता है। तो ये सारे के सारे फैक्टर रिस्क फैक्टर में शामिल करेंगे और क्लियरली आपको दिख रहा है सारे के सारे फैक्टर से हर्निया होने का क्या कारण है? इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ रहा है। इज दैट क्लियर? तो ये इसके लिए रिस्क फैक्टर हो गए। इंग्वाइनल हर्निया की परिभाषा आपने देख ही ली। इंग्वाइनल हर्निया में प्रोट्रूजन हो जाता है इंटेस्टाइन का एब्डोमिनल कैविटी से पेल्विक कैविटी। ये एटियोलॉजी रिस्क फैक्टर होगी। दोनों हर्निया की समान होगी, इंग्वाइनल हर्निया और हाइटल हर्निया। और या फिर ये कारण नहीं मिलते हैं तो कारण दिया जाएगा मस्कुलर वीकनेस। अब अपन बात करें, प्रोट्रूजन हो गया इंटेस्टाइन का और इंटेस्टाइन नीचे चली गई। इसके सिम्टम को डील करें उससे पहले क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर प्रेगनेंसी, मल्टीपल प्रेगनेंसी लिखा है आपने
और इंग्वाइनल हर्निया तो हमने पढ़ा है, मेल में जब ये हो जाता है इंग्वाइनल हर्निया, मेल में जब इंग्वाइनल हर्निया हो जाता है तो इंटेस्टाइन का पार्ट स्क्रोटम में प्रोट्रूज कर जाता है, इंटेस्टाइन का पार्ट स्क्रोटम में प्रोट्रूज कर जाता है। तो क्या इंग्वाइनल हर्निया केवल मेल में होता है, फीमेल में नहीं होता? यानी जो अपने दिमाग के अंदर बातें फिक्स है कि इंग्वाइनल हर्निया का मतलब है इंटेस्टाइन का स्क्रोटम में चले जाना इंग्वाइनल रिंग के साथ। अब चूंकि स्क्रोटम तो है ही नहीं फीमेल में, तो क्या फीमेल में इंग्वाइनल हर्निया होगा? देखिए दोनों के अंदर इंग्वाइनल कैनाल होती है, मेल फीमेल दोनों के अंदर रिंग होती है। तो इंग्वाइनल हर्निया मेल में भी होता है, फीमेल में भी होता है, मेल में भी होता है, फीमेल में भी होता है। मेल में इसकी इंसिडेंस होती है 93%, यानी इंग्वाइनल हर्निया के मेन केस जो देखने को मिलेंगे वो मेल में देखने को मिलेंगे। बाकी ऐसा नहीं कह सकते कि फीमेल में होता ही नहीं, फीमेल में होता ही नहीं, फीमेल में भी होता है, इंसिडेंस होती है 7%। तो दोनों में इंग्वाइनल हर्निया होगा, एक में थाई में प्रोट्रूजन हो जाएगा, और मेल में अपन बात करें तो जो इंटेस्टाइन का प्रोट्रूजन है इंग्वाइनल रिंग के द्वारा वह स्क्रोटम तक पहुंच जाती है। तो मेल फीमेल दोनों में इंग्वाइनल हर्निया होता है। इंग्वाइनल हर्निया होने पर कौन कौन से फीचर अपीयर होंगे? व्हाट आर द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ इंग्वाइनल हर्निया? तो देखें क्लिनिकल फीचर में अपन बात करें तो जैसा अभी अभी डायग्राम में दिखाया, कोई पर्टिकुलर इंटेस्टाइन का पार्ट या तो एब्डोमिनल कैविटी के द्वारा प्रोट्रूज हो जाएगा, या बल्जिंग हो जाएगी, या फिर थाई के ऊपर बल्जिंग हो जाएगी, और या फिर मेल क्लाइंट में अपन बात करें तो बल्जिंग हो जाएगी स्क्रोटम में, क्योंकि स्क्रोटम में आ गया है इंटेस्टाइन का पार्ट। तो यहां पर अपन बात करेंगे क्लिनिकल फीचर कौन कौन से होंगे? बल्जिंग ऑफ हर्नियल पार्ट, बल्जिंग ऑफ हर्नियल पार्ट। उसके अलावा अपन बात करें पर्सन को सेंसेशन होंगे, मेल क्लाइंट में बात कर रहे हैं अपन, एबनॉर्मल सेंसेशन, एबनॉर्मल सेंसेशन फील होंगे। यानी मेल क्लाइंट में ऐसा महसूस होगा कि जैसे स्क्रोटम में कोई गति हो रही है, स्क्रोटम में कोई चीज है जो जा रही है। अच्छा जा क्या रही है? फूड जा रहा है, क्योंकि इंटेस्टाइन स्क्रोटम में पहुंच गई तो खाना तो इंटेस्टाइन से होकर गुजर ही रहा है, खाना इंटेस्टाइन से होकर गुजर रहा है। तो एबनॉर्मल सेंसेशन आर फेल्ट बाय मेल क्लाइंट इनटू द स्क्रोटम, स्क्रोटम में एबनॉर्मल सेंसेशन फील होंगे। यानी मेल क्लाइंट के अंदर जो इंटेस्टाइन होती है वह स्क्रोटम के अंदर प्रोट्रूज कर जाती है, तो पर्सन को एबनॉर्मल सेंसेशन महसूस होंगे। कभी कभार हर्निया पहले से है तो भी, या इमीडिएट हुआ है तो भी, ये जो इंटेस्टाइन का हिस्सा प्रोट्रूज हुआ है इसकी जो ब्लड वेसल है पॉसिबिलिटी है यहां पर कंप्रेस हो जाए। ये जो स्क्रोटम में जो भी चीजें हैं उससे यदि ब्लड वेसल कंप्रेस होंगी तो इंटेस्टाइन के इस पर्टिकुलर हिस्से में इश्केमिया हो जाएगा, और इश्केमिया होने से इंटेस्टाइन के मूवमेंट बंद हो जाएंगे। मूवमेंट बंद होने से जो खाना यहां पर आएगा वो खाना आगे की तरफ नहीं जा पाएगा, क्योंकि इंटेस्टाइन को ब्लड सप्लाई मिलना बंद हो गई। इससे यहां रुकावट आ जाएगी, और इस रुकावट को ध्यान हो तो पढ़ चुके हैं अपन, नाम देंगे स्ट्रेंगुलेटेड इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन। स्ट्रेंगुलेटेड इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन इश्केमिया हो जाएगा, और यदि इसमें कंप्रेस होंगी ब्लड वेसल तो इश्केमिया होने से अचानक से इंसान को सीवियर पेन स्टार्ट हो जाएगा, उस पर्टिकुलर जगह पर टेंडरनेस आ सकती है। तो कभी कभार हर्नियल जो सैक है उसका कंप्रेशन होने से ब्लड सप्लाई इंपेयर्ड हो सकती है, तो यह स्ट्रेंगुलेशन भी कॉज कर सकता है। तो यहां पर अपन बोलेंगे समटाइम स्ट्रेंगुलेशन। स्ट्रेंगुलेशन का मतलब क्या बोले अपन? ब्लड सप्लाई का इंपेयर्ड हो जाना। स्ट्रेंगुलेशन बोले तो ब्लॉकेज
ऑफ ब्लड सप्लाई, ब्लॉकेज ऑफ ब्लड सप्लाई। यह भी हो सकता है समटाइम स्ट्रेंगुलेशन में अकर विच कॉज सीवियर पेन। अगर स्ट्रेंगुलेशन होगा, ब्लड सप्लाई इंपेयर्ड होगी, तो इसकी वजह से सीवियर पेन भी हो सकता है। तो ये क्लिनिकल फीचर हैं जो यूजुअली हर्निया के केस में डेवलप होंगे। ये तो मैंने बात की थ्योरेटिकली। अब आ जाएं इस पर प्रैक्टिकली, इंग्वाइनल हर्निया पर। देखिए, बहुत सारे कॉमन केस हैं जो देखने को मिलते हैं, खासकर उन कैंडिडेट के अंदर जो आर्मी में भर्ती होने के लिए तैयारी करते हैं, पुलिस में भर्ती होते हैं। सोचो, आर्मी और पुलिस में 8वीं या 10वीं पास करने के बाद भर्ती होने वाले लोगों में एक अजीब सी होड़ होती है मेडिकल की, और मेडिकल में भी दौड़ उनकी पूरी होनी चाहिए, मेडिकल फिट होना चाहिए। तो वो लगातार एक्सरसाइज करते हैं। पहले तो एग्जाम की तैयारी, एग्जाम फाइट हो गए तो फिर मेडिकल जो होना है उससे पहले दौड़ होगी। तो दिन रात अपन बात करें तो वो लोग मेहनत करते हैं, दौड़ लगाते हैं, लंबी कूद, ऊंची कूद, एक्सरसाइज तो करते हैं। सोचो, लगातार दौड़ लगा रहे हैं, लंबी कूद, ऊंची कूद, एक्सरसाइज हो रही है, तो एब्डोमिनल कैविटी का प्रेशर बढ़ रहा है। कुछ वजन रखकर वो एक्सरसाइज कर रहे हैं, बोले तो हैवी लिफ्टिंग कर रहे हैं, तो पॉसिबिलिटी है उनमें हर्निया सस्पेक्टेड हो। ऐसे लोग सिलेक्शन हो जाता है, दौड़ भी पूरी कर लेते हैं, कोई सिम्टम नहीं, बहुत सारे केस देखने को मिलेंगे। उसके बाद जब उनका मेडिकल मुआयना होता है मेडिकल टीम के द्वारा, तो कैंडिडेट का नेक्ड एग्जामिनेशन करते हैं। मेल कैंडिडेट नेक्ड एग्जामिनेशन में वहां जो डॉक्टर होता है वो उनको बोलता है कफ करने के लिए, और जैसे वो कफिंग करते हैं तो डॉक्टर का ध्यान स्क्रोटम पर होता है। अगर कफिंग के दौरान स्क्रोटम में बल्जिंग दिखे, कफिंग के दौरान नेक्ड एग्जामिनेशन हो रहा है, स्क्रोटम में बल्जिंग दिखे, इसका मतलब कफ करने से दबाव तो एब्डोमिनल कैविटी में बढ़ रहा है, स्क्रोटम में बल्जिंग क्यों हो रही है? इसका सीधा सा मतलब है जैसे ही वो कफ कर रहा है स्क्रोटम में बल्जिंग हो रही है, इसका मतलब है यहां पर इंटेस्टाइन है। तो फिर रिमार्क लगा देते हैं इट इज द केस ऑफ सस्पेक्टेड इंग्वाइनल हर्निया, और उनको मेडिकल में रख दिया जाता है कि आप जांच करा के लाओ, सर्टिफिकेट लेकर आओ कि आपको इंग्वाइनल हर्निया नहीं है। मरीज को भी आश्चर्य होता है कि यार मुझे तो आज तक कुछ हुआ नहीं। फिर वो मेडिकल बोर्ड के पास आता है, वहां पर वो अल्ट्रासोनोग्राफी कराते हैं या यूजुअली कलर डॉपलर कराते हैं। कलर डॉपलर कराने के बाद यह पर्टिकुलर पार्ट दिख जाता है, केस हो जाता है इंग्वाइनल हर्निया। बोले तो उनको साल, 2 साल, 5 साल से था, बट वो एसिम्टोमेटिक थे, किसी भी तरह के सिम्टम कभी अपीयर ही नहीं हुए। उनको भी पहली बार पता चला कि भैया मुझे हर्निया हो गया है। फिर उनको ऑपरेशन के लिए जाना पड़ता है, बोले तो हर्नियोप्लास्टी या हर्नियोरेफी इसके ऑपरेशन का नाम होता है। तो मैक्सिमम केसेज के अंदर जो मरीज होता है वो एसिम्टोमेटिक होता है। किसी किसी मरीज में पर्टिकुलर पार्ट की बल्जिंग हो जाती है। स्क्रोटम में मेल क्लाइंट को एबनॉर्मल सेंसेशन महसूस होते हैं। कभी कभार यह जानलेवा भी हो सकता है। जानलेवा कब होगा? जब यह स्ट्रेंगुलेशन कॉज करेगा, बोले तो इंटेस्टाइन की ब्लड सप्लाई को ब्लॉक कर देगा। उसके अलावा कफिंग के दौरान जब नेक्ड एग्जामिनेशन कराएंगे तो बल्जिंग देखने को मिलेगी। यहां पर क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन हो गए। आगे बढ़े, कौन सा डायग्नोस्टिक मीजर अपन इस्तेमाल करेंगे? कौन कौन से डायग्नोस्टिक मीजर का अपन इस्तेमाल करेंगे? तो सबसे पहले हिस्ट्री और फिजिकल एग्जामिनेशन। देखें, हिस्ट्री और फिजिकल एग्जामिनेशन, फिजिकल एग्जामिनेशन के अंदर मरीज का नेक्ड एग्जामिनेशन करेंगे और नेक्ड एग्जामिनेशन में मरीज से कफिंग कराएंगे। कफिंग कराने के दौरान क्या देखने को मिलेगा? बल्जिंग ऑफ स्क्रोटम, बल्जिंग इनसाइड द स्क्रोटम मेल क्लाइंट के अंदर। और यदि ऐसा देखने को मिल रहा है तो इट मे बी द सस्पेक्टेड केस ऑफ इंग्वाइनल हर्निया। उसके अलावा कलर डॉपलर करा सकते हैं अपन, जो मेन इन्वेस्टिगेशन होता है। स्क्रोटम में कलर डॉपलर करा सकते हैं, उससे इंटेस्टाइन देखने को मिल सकती है। या फिर अपन एनस के द्वारा बेरियम इंसर्ट करते हैं।
एनस के द्वारा बेरियम इंसर्ट करते हैं और पेल्विक का एक्सरे कराते हैं, इस एरिया का एक्सरे कराते हैं। आपने एनस के द्वारा बेरियम दिया तो एब्डोमिनल कैविटी में गया, बोले तो कोलन में। अब आप एक्सरे कराओगे, एक्सरे में बेरियम दिखे, एक्सरे में बेरियम दिखे, इसका मतलब बेरियम तो आपने इंटेस्टाइन में डाला था, पेल्विक कैविटी में कैसे दिख रहा है? इसका मतलब इंटेस्टाइन पेल्विक कैविटी में। तो इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन को बोलेंगे अपन बेरियम एनीमा, इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन को बोलेंगे अपन बेरियम एनीमा। तो यहां पर बेरियम एनीमा भी अपन करा सकते हैं। तो ये कॉमन इन्वेस्टिगेशन होंगे जो अपन इंग्वाइनल हर्निया के केस में कराएंगे। कम ऑन टू द लास्ट पॉइंट, क्या इलाज करना चाहेंगे आप हर्निया का? बोले तो मैनेजमेंट एस्पेक्ट ऑफ हर्निया, और मैनेजमेंट में अपन बात करें किसी भी पार्ट का, इंटेस्टाइनल पार्ट का यदि प्रोट्रूजन हो गया है तो प्रोट्रूजन को सही दवाइयों से किया जाना पॉसिबल नहीं है। तो एक सीधी सी बात है, यहां भी दो तरह के केस अपन डील करेंगे। हर्नियल रिपेयरिंग की ऐसा नहीं है कि आवश्यकता ही हो, बोले तो दो तरह के केस अपने पास मौजूद होंगे। एक तो होगा एसिम्प्टोमेटिक, एसिम्प्टोमेटिक को इलाज की आवश्यकता नहीं है। यदि किसी भी तरीके से सिम्टम नहीं आ रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि उनका इलाज मैंडेटरी होना चाहिए। तो यहां पर अपन बोल सकते हैं द एसिम्प्टोमेटिक केसेज डज नॉट नीड एनी ट्रीटमेंट। एसिम्प्टोमेटिक केस में किसी भी तरह के इलाज की आवश्यकता नहीं है, परंतु आने वाले भविष्य में कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। तो उस कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए बोले तो एसिम्प्टोमेटिक में भले से इलाज की आवश्यकता नहीं है, परंतु कोई कॉम्प्लिकेशन हो जाए उससे बचने के लिए, या फिर सिम्प्टोमेटिक केसेज के अंदर या फिर सिम्प्टोमेटिक पेशेंट में क्या इलाज करेंगे? तो देखें, बिना सर्जरी के इसको ट्रीट करने की कोशिश करेंगे, बिना सर्जरी के इसको ट्रीट करने की कोशिश करेंगे। बिना सर्जरी के ट्रीट करना बोले तो कंजर्वेटिव मैनेजमेंट। इंग्वाइनल हर्निया हुआ है तो मरीज को सलाह देंगे दिन में 2 से 3 बार सुपाइन पोजीशन में लेटे और अपने लेग को एलिवेट रखे, बोले तो लेग के नीचे 2-3 पिलो लगाकर रखे और आधे से 1 घंटे इस पोजीशन को मेंटेन रखे। पहली एडवाइज। दूसरी एडवाइज अपन मरीज को देंगे कि एक फर्म ट्रस आता है, वुड का पैड होता है जिसके चारों तरफ कॉटन लगा हुआ होता है, उसको स्क्रोटम पर बांध ले, उसको स्क्रोटम पर बांध ले और जब लेटे सुपाइन पोजीशन में तो वो बंधा हुआ होना चाहिए। उसको डेली 1 से 2 घंटे के लिए अप्लाई करना है। बोले एक तो सुपाइन पोजीशन में लेग का एलिवेशन रख दो, ग्रेविटेशन की वजह से वापस से रिवर्ट हो सकता है, या फिर ट्रस अप्लाई करेंगे अपन। 1 महीने तक अपन ने ये वाला मैनेजमेंट लागू किया, उसके बाद वापस से बेरियम एनीमा या कलर डॉपलर अपन को कराना है। अगर अपन को लगे कि इंटेस्टाइन वापस से रिपोजिशन हो गई तो बोले हर्निया ठीक हो गया, ये वाला इलाज अपना सफल हो गया। अगर वापस से वही पोजीशन मिले कि हर्निया ठीक नहीं हुआ, इसका मतलब कंजर्वेटिव मैनेजमेंट फेल हो गया, देन गो फॉर द सर्जिकल मैनेजमेंट। तो यहां बात करें अपन एलिवेशन ऑफ लेग, एलिवेशन ऑफ लेग और अप्लाई करेंगे अपन ट्रस, एप्लीकेशन ऑफ ट्रस अपॉन स्क्रोटम। 1 महीने बाद इन्वेस्टिगेशन कराकर देखेंगे, रिवर्ट हो जाए तो अच्छी बात है, अगर ये फेल हो जाए देन गो फॉर सर्जिकल मैनेजमेंट। तो जो लास्ट मैनेजमेंट होगा वो सर्जिकल मैनेजमेंट होगा, लास्ट मैनेजमेंट होगा वो सर्जिकल मैनेजमेंट होगा। और जो इसकी सर्जरी होती है उसको नाम देते हैं अपन हर्नियोप्लास्टी। आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन हर्नियोप्लास्टी, इसी का दूसरा नाम है हर्नियोरेफी।
देखें एग्जाम में आता है विच ऑफ द फॉलोइंग सर्जरी आर कॉमनली कंडक्टेड फॉर हर्निया, हर्नियोटोमी, हर्नियोस्टोमी, हर्नियोएक्टोमी, हर्नियोरेफी। एक्टोमी पर ध्यान जाता है यदि नहीं पड़ा हुआ तो यहां इंटेस्टाइन को निकाल थोड़ी रहे, उसकी रीपोजिशनिंग कर रहे हैं, जहां से वो आई थी वहीं पर उसको वापस से सेट कर रहे हैं। तो इस पर्टिकुलर सर्जरी को बोलते हैं अपन हर्नियोप्लास्टी या हर्नियोरेफी, जिसको दो तरीके से परफॉर्म करते हैं अपन। एक होती है ओपन हर्नियोप्लास्टी और एक होती है लेप्रोस्कोपिक। वन इज द ओपन हर्नियोप्लास्टी और एक होती है लेप्रोस्कोपिक। लेप्रोस्कोपिक ये सर्जरी परफॉर्म करने के बाद इंग्वाइनल रिंग के पास एक मैस लगा देते हैं अपन। इस मैस का बेनिफिट ये होता है कि दोबारा से हर्निया होने की संभावना कम हो जाती। तो ये सर्जिकल मैनेजमेंट करेंगे तो ये पूछा गया क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। हर्निया में की जाने वाली सर्जरी का नाम, आंसर है हर्नियोप्लास्टी और हर्नियोरेफी। नेक्स्ट और बेहद इंपॉर्टेंट कि हर्निया का ऑपरेशन कर दिया, 24 घंटे बाद मुझे या मरीज को डिस्चार्ज मिल गया। मरीज को डिस्चार्ज मिलने के बाद क्या क्या सावधानियां बरतनी। देखिए मरीज को डिस्चार्ज मिल गया, 24 घंटे तक अपने हॉस्पिटल में वो भर्ती था, हर्निया की सर्जरी की है, स्क्रोटम से आपने वापस इंटेस्टाइन को निकाला है, बीच में मेस लगा दिया है। तो सबसे प्रायोरिटी किस बात को देनी है नर्सिंग स्टाफ को? वो प्रायोरिटी इस बात को देनी है कि पेशेंट ने वॉइड किया है कि नहीं। पेशेंट वॉइड विद इन 24 आवर। पेशेंट ने ऑपरेशन होने के 24 आवर में वॉइड किया है कि नहीं। पेशेंट वॉइड्स विद इन 24 आवर बिकॉज इसका एक कॉमन कॉम्प्लिकेशन होता है यूरिनरी रिटेंशन। यूरिनरी रिटेंशन तो सबसे पहली प्रायोरिटी देनी है, ऑब्जर्व करना है पेशेंट को कि उसने वॉइड किया है कि नहीं, बिकॉज यूरिनरी रिटेंशन इज ए कॉमन प्रॉब्लम। यूरिनरी रिटेंशन इज ए कॉमन प्रॉब्लम आफ्टर सर्जरी। अगर नहीं किया है तो क्या करें? इफ नॉट, यदि नहीं किया है तो इमीडिएट कैथेटराइजेशन करेंगे। इफ नॉट देन कैथेटराइजेशन हैज बीन डन। देन कैथेटराइजेशन हैज बीन डन। आपको कैथेटर लगाना पड़ेगा। ऑपरेशन हो गया, 24 घंटे बाद वॉइड कर ले तो उसको डिस्चार्ज कर दो। अगर नहीं करे, यानी सबसे पहली प्रायोरिटी होती है कि मरीज को ऑब्जर्व करो, उसने 24 घंटे में यूरिन पास आउट किया है क्या। यदि किया है तो डिस्चार्ज कर दो और नहीं किया है तो तुरंत क्या लगा दो आप? कैथेटर। दूसरी सावधानी जो अपन को रखनी होती है, पॉइंट नंबर 2, स्क्रोटम स्वेलिंग। क्योंकि पिछले 2, 4, 6 महीने से, साल भर से स्क्रोटम में इंटेस्टाइन थी, तो स्क्रोटम में स्वेलिंग होना आफ्टर सर्जरी इज कॉमन। आफ्टर सर्जरी इज कॉमन, यह कॉमन है, जो 4 से 7 दिन तक मेंटेन रह सकती है। स्क्रोटम में स्वेलिंग आना, 6 महीने 2 साल से इंटेस्टाइन थी, अब आपने रिपोजिशन कर दिया तो जो कैपिलरी हैं वो डायलेट हुई होंगी, उनको जगह मिली होंगी, तो वहां से फ्लूइड लीक हुआ होगा। अब ये कॉमन है जो 5 से 7 दिन रहना चाहिए। इसको कम करने के लिए अपन मरीज को एडवाइज करते हैं, स्क्रोटम स्वेलिंग को कम करने के लिए, एलिवेशन के लिए, एलिवेशन ऑफ स्क्रोटम, और साथ में कैपिलरी परमिएबिलिटी को कम करने के लिए मरीज को एडवाइज करते हैं अपन कोल्ड एप्लीकेशन।
क्या एडवाइज करेंगे अपन? कोल्ड एप्लीकेशन के लिए एडवाइज करेंगे। अगला पॉइंट होता है आने वाले टाइम में मरीज को किसी भी तरीके से कॉन्स्टिपेशन नहीं रहे। कॉन्स्टिपेशन को कम करने के लिए हाई फाइबर डाइट। बताओ, कॉन्स्टिपेशन रहेगा तो फिर से दबाव बढ़ेगा, फिर से हर्निया हो सकता है। हाई फाइबर डाइट 10 दिन के लिए उसको लैक्सेटिव चला दो, प्रिस्क्राइब लैक्सेटिव। और मरीज को एडवाइज करेंगे जितना हो सके उतना पानी पिए, जितना हो सके उतना पानी पिए। ये सारी की सारी सलाह उसको देनी है ताकि उसको कौन सी समस्या नहीं रहे, कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन यदि होगा तो वापस से हर्निया हो सकता है। तो हाई फाइबर डाइट अगले 1 महीने तो कम से कम 10 दिन तक उसको लैक्सेटिव, और आने वाले 10 दिन तक जितना पानी हो सके उतना पानी पीना है ताकि मरीज को कौन सी समस्या नहीं रहे। आंसर है कॉन्स्टिपेशन, टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ कॉन्स्टिपेशन, कॉन्स्टिपेशन को कम करने के लिए। इसके अलावा यदि मरीज में कफिंग है तो इमीडिएट फिजिशियन से कांटेक्ट करना है। यदि मरीज को ऑपरेशन के आने वाले 7 दिन में कफिंग होती है तो उसका तुरंत इलाज कराना है, बोले तो इमीडिएट कांटेक्ट टू द फिजिशियन। कफिंग होगी तो वापस से हर्निया हो सकता है। और आने वाले अगले 1 से 1.5 महीने के लिए, आने वाले अगले 1 से 1.5 महीने के लिए बोले तो 4 से 6 वीक के लिए किसी भी तरह का वजन नहीं उठाना है। किसी भी तरह का वजन, खासकर ज्यादा वजन नहीं उठाना है, बोले तो अवॉइड हैवी लिफ्टिंग। शायद ये बेहतर तरीके से समझ पा रहे हैं आप। कफिंग या खांसी क्यों नहीं होनी चाहिए? दोबारा से हर्निया हो जाएगा। वजन क्यों नहीं उठाना है? दोबारा से हर्निया हो जाएगा। कॉन्स्टिपेशन क्यों नहीं होना चाहिए? दोबारा से हर्निया हो जाएगा। स्क्रोटम में 5 से 7 दिन स्वेलिंग रहेगी तो नॉर्मल है। इसका उपाय भी है, स्क्रोटम को एलिवेट रखो, साथ में कोल्ड एप्लीकेशन। और यदि यूरिन नहीं आए तो तुरंत अपन को कैथेटर लगाना है। तो दीज आर द एडवाइज और प्रिकॉशन विच हैज टू बी गो फोकस फॉर द पेशेंट आफ्टर द हर्नियोरेफी। हर्नियोरेफी होने के बाद ये कॉमन सावधानियां हैं जो अपन को बरतनी है। तो इट इज द केस ऑफ इंग्वाइनल हर्निया। एक बार शुरू से देख लें आप, हर्निया का टॉपिक पढ़ रहे हैं अपन। किसी भी पार्ट का प्रोट्रूजिंग या बल्जिंग ऑफ एनी ऑर्गन और एनी पार्ट फ्रॉम वन कैविटी टू अनदर कैविटी इज नोन एज हर्निया। अपने एब्डोमिनल कैविटी के ऑर्गन अपनी पोजीशन में है, उसका जनरल सा कारण है कि जो मस्कुलेचर है उसकी वजह से और इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर की वजह से। इंग्वाइनल हर्निया का मतलब है दूसरा नाम है ग्रोइन हर्निया। किसी भी इंटेस्टाइन के एक पार्ट का एब्डोमिनल कैविटी को छोड़कर इंग्वाइनल रिंग के द्वारा या एब्डोमिनल वाल के द्वारा बाहर की तरफ प्रोट्रूज हो जाना और मेल क्लाइंट के अंदर स्क्रोटम में चले जाना इंग्वाइनल हर्निया कहलाता है। इंग्वाइनल हर्निया या हर्निया की एटियोलॉजी में इंक्रीज इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर या मस्कुलेचर का वीक हो जाना, ये सारे के सारे कारण जो आपके सामने लिखे हुए हैं, इन सभी में आप समझ पा रहे हैं कि एब्डोमिनल कैविटी का प्रेशर बढ़ रहा है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में बल्जिंग वाला पार्ट बाहर से दिख जाएगा या कफिंग करेगा मरीज तो स्क्रोटम में मूवमेंट्स होंगे, स्क्रोटम में एबनॉर्मल सेंसेशन फील होगा। यहां तक तो कंडीशन बियरेबल है, परंतु जानलेवा हो सकती है यदि स्ट्रेंगुलेशन हो जाए। समटाइम स्ट्रेंगुलेशन में ऑल्सो अकर, जिसकी वजह से मरीज को सीवियर पेन होने लग जाएगा। क्या डायग्नोसिस करेंगे? मरीज को नेक्ड एग्जामिनेशन में कफिंग करा के देखेंगे। यदि स्क्रोटम में बल्जिंग होती है तो पॉसिबिलिटी है इंग्वाइनल हर्निया। और कौन सी जांच कराएं? कलर डॉपलर कराएंगे या बेरियम एनीमा कराएंगे। मैनेजमेंट एसिम्प्टोमेटिक है तो बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है उसको इलाज की, परंतु आने वाले भविष्य में कहीं स्ट्रेंगुलेशन नहीं हो जाए इसको रोकने के लिए, या सिम्प्टोमेटिक मरीज में बिना ऑपरेशन का इलाज भी करते हैं और ऑपरेशन भी करते हैं। तो बिना ऑपरेशन के मैनेजमेंट को क्या बोल रहे हैं अपन? कंजर्वेटिव मैनेजमेंट, जिसमें उसको सलाह देंगे दिन में 2 से 3 बार 1-1 घंटे के लिए सुपाइन पोजीशन में लेटकर लेग को एलिवेट रखे और एक वुड का पैड आता है जिसके ऊपर कॉटन लगा होता है, दैट इज द ट्रस,
वो स्क्रोटम पर अप्लाई करे तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वापस से इंटेस्टाइन अपनी पोजीशन में जा सकती है। यदि नहीं हो पाए 1 महीने बाद भी तो फिर अपन सर्जरी करेंगे। सर्जरी को नाम देंगे हर्नियोप्लास्टी और हर्नियोरेफी। बीच में एक मेश लगा देते हैं। 2 तरीके से करते हैं, ओपन और लेप्रोस्कोपिक। और सबसे ज्यादा जरूरी, ऑपरेशन के बाद कौन सी सावधानी रखनी है? मरीज को अगले 24 घंटे तक ऑब्जर्व करना है कि उसने यूरिन पास आउट किया है क्या, नहीं किया तो कैथेटर लगा देना है, क्योंकि यूरिनरी रिटेंशन एक कॉमन समस्या होती है। नेक्स्ट, स्क्रोटम में स्वेलिंग कॉमन है 5 से 7 दिन। फिर भी इसको कम करने के लिए स्क्रोटम को एलिवेट रखो और साथ में कोल्ड एप्लीकेशन। कॉन्स्टिपेशन नहीं हो इसके लिए हाई फाइबर डाइट, लेग्जेटिव और ज्यादा से ज्यादा पानी पीना एडवाइज करेंगे। कफिंग होती है तो तुरंत फिजिशियन से कांटेक्ट करना है और आने वाले 4 से 6 सप्ताह तक किसी तरह का वजन नहीं उठाना है। तो ये पहले तरह का हर्निया हो गया जिसका नाम है इंग्वाइनल हर्निया। कम ऑन टू द नेक्स्ट, जिसका नाम है डायफ्राग्मेटिक हर्निया। जिसका नाम है डायफ्राग्मेटिक हर्निया, बोले तो हाइटल हर्निया। क्या परिभाषा देना चाहेंगे अपन हाइटल हर्निया की? किसका प्रोट्रूजन हो रहा है? देखो आप, किसका प्रोट्रूजन हो रहा है? ये दोनों हर्निया हैं, 2 अलग अलग टाइप के हैं। स्टोमक का प्रोट्रूजन हो रहा है, ईसोफेगस समेत ऊपर चले जाना, स्लाइडिंग हाइटल हर्निया। और ईसोफेगस के बगल से होकर छोटे से पार्ट का प्रोट्रूजन हो जाना, पैरा ईसोफेजियल हाइटल हर्निया। तो प्रोट्रूजन ऑफ पार्ट ऑफ स्टोमक, प्रोट्रूजन ऑफ पार्ट ऑफ स्टोमक, स्टोमक के पर्टिकुलर पार्ट का प्रोट्रूजन हो जाना। कहां से कहां हो जाना? एब्डोमिनल कैविटी टू थोरेसिक कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी टू थोरेसिक कैविटी। कितने तरह का होगा? ये 2 तरह का, स्लाइडिंग हाइटल हर्निया और पैरा ईसोफेजियल हाइटल हर्निया। अगले पॉइंट पर आ जाएं आप। एटियोलॉजी और रिस्क फैक्टर शुरू में ही बता दिए। मस्कुलेचर का वीक हो जाना और रिस्क फैक्टर वो सारे के सारे फैक्टर जिसमें एब्डोमिनल कैविटी का प्रेशर बढ़ जाता है। बताओ, शुरुआत में जो इंग्वाइनल हर्निया के पढ़े थे वो सारे के सारे इसके होंगे। कम ऑन टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, व्हाट आर द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन? व्हाट आर द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ हाइटल हर्निया? सोचो आप, क्या कंडीशन हो गई? स्टोमक ऊपर की साइड चला गया, दोनों को जोड़ने के लिए ईसोफेगस के लास्ट वाले पार्ट पर होती है कौन सी स्फिंक्टर? कार्डियक स्फिंक्टर। जब स्टोमक ऊपर चला गया तो क्या कार्डियक स्फिंक्टर अपने प्रॉपर फंक्शन कर पाएगी? नहीं। तो स्टोमक में जो कुछ भी कंटेंट है उनका रिगर्जिटेशन होगा ईसोफेगस में। इस पर्टिकुलर कंडीशन के अंदर मरीज को निगलने में दिक्कत आएगी, बोले तो डिस्फेजिया। निगलने के दौरान यदि ईसोफेगस में घाव हो गए हैं तो दर्द भी होगा, बोले तो ओडिनोफेजिया। एनोरेक्सिया, नोजिया, वोमिटिंग पर्सन को डेवलप हो जाएगी। और सबसे इंपॉर्टेंट, मरीज को हर्ट बर्न होगा जिसको अपन पायरोसिस बोलेंगे। आपको ध्यान हो तो एक टॉपिक पढ़ा है अपन ने GERD, एक टॉपिक पढ़ा है अपन ने GERD। GERD के सारे सिम्टम हैं। नंबर 1 सिम्टम हर्ट बर्न होगा, डिस्फेजिया होगा, ओडिनोफेजिया होगा, एनोरेक्सिया, नोजिया, वोमिटिंग होगा। तो सीधा सा मीनिंग है परमानेंट GERD हो जाएगा। किसी इंसान को हाइटल हर्निया हो गया तो मरीज में कौन से सिम्टम आएंगे? यहां एक लाइन में बताना चाहेंगे अपन, द कंडीशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ GERD। कौन कौन से पढ़े थे अपन ने? पायरोसिस, डिस्फेजिया, ओडिनोफेजिया, एनोरेक्सिया, नोजिया, वोमिटिंग, डिस्पेप्सिया, हैवीनेस इन चेस्ट। ये सारे के सारे सिम्टम अपन को हाइटल हर्निया में देखने को मिलेंगे। किस तरीके से डायग्नोसिस करना चाहेंगे अपन इस बीमारी का? क्या डायग्नोस्टिक मेजर होगा? तो देखें, इसके लिए अपन एक्सरे करा सकते हैं। एक्सरे में कुछ डायलेटेड पार्ट है जो आपको थोरेसिक कैविटी में दिख जाएगा। उसके अलावा CT MRI भी करा सकते हैं। और बेरियम पिला दो पर्सन को, बेरियम पिला दो पर्सन को और थोरेसिक कैविटी का एक्सरे ले लो। यदि वहां पर कोई वाइड या डायलेटेड पार्ट दिख रहा है तो पॉसिबिलिटी है स्टोमक होगा। तो ओरल कैविटी के द्वारा बेरियम पिलाकर एक्सरे लेना अपर GI सीरीज भी कहलाता है। इन्वेस्टिगेशन को नाम देते हैं अपन बेरियम मील। ये कॉमन इन्वेस्टिगेशन है जो ओपन कराएंगे। क्या मैनेजमेंट करना चाहेंगे आप इस पर्टिकुलर बीमारी का?
तो देखें यदि सिम्टोमेटिक मरीज है तो सबसे पहले तो कंजर्वेटिव मैनेजमेंट होगा। देखिए कंजर्वेटिव मैनेजमेंट में बिना ऑपरेशन का मैनेजमेंट है। मरीज को सलाह देंगे, वहां पर आपने सलाह दी थी एलिवेट करे लेग को, यहां पर अपन बताएंगे वहां सलाह दे रहे थे सुपाइन पोजीशन देने के बाद लेग के नीचे 2-3 पिलो लगा ले। यहां पर अपन सलाह देंगे कि सुपाइन पोजीशन लेने के बाद कम से कम 2-3 पिलो सर के नीचे लगाए। तो यहां अपन सलाह देंगे एलिवेशन ऑफ हेड, यहां पर अपन सलाह देंगे एलिवेशन ऑफ हेड। इंग्वाइनल हर्निया में एलिवेशन ऑफ लेग, यहां सलाह दे रहे हैं एलिवेशन ऑफ हेड। आगे बढ़े आप। इसके बाद खाना खाने के तुरंत बाद सुपाइन पोजीशन लेनी है क्या? नहीं लेनी। जो सलाह अपन ने GERD में दी थी, अवॉइड सुपाइन पोजीशन। देखो रिगर्जिटेशन बढ़ेगा। आफ्टर मील, खाना खाने और सोने में 4 घंटे का गैप होना चाहिए। किसी भी तरह का लिक्विड खाने के दौरान या खाने के बाद इस्तेमाल नहीं करना है, GERD बढ़ेगा। अवॉइड लिक्विड ड्यूरिंग और आफ्टर मील। ये सारी की सारी एडवाइस अपन ने GERD वाले मरीज को दी थी। ये एडवाइस देंगे। डाइट में किस तरह की डाइट का इस्तेमाल करना है, स्टोमक जल्दी खाली हो जाए। हाई कार्बोहाइड्रेट और लो फैट डाइट अपन इस्तेमाल करेंगे। दवाई उसको देनी है, उससे पहले उसको समझाएंगे किसी भी तरह के स्पाइसी फूड का इस्तेमाल ना करे। बोले तो अवॉइड गैस्ट्रिक इरिटेंट। और लास्ट में दवाइयां देनी है, तो दवाइयां अपन देंगे GERD के लिए, क्योंकि हर्निया तो ठीक होने से रहा। PPI, H2 ब्लॉकर और एंटासिड। PPI, H2 ब्लॉकर और एंटासिड। तो गौर करें, देखो बोर्ड पर जो भी लिखा हुआ है ये सारे के सारे शब्दों से परिचित हैं आप। GERD में ज्यों के त्यों शब्द हैं जो अपन ने पढ़े थे। हेड को एलिवेट कर दो, खाना खाने के तुरंत बाद सुपाइन पोजीशन मत लो, खाने के दौरान और खाने के बाद लिक्विड को अवॉइड करो। हाई कार्बोहाइड्रेट और लो फैट डाइट लेनी है ताकि स्टोमक जल्दी खाली हो जाए। गैस्ट्रिक इरिटेंट का इस्तेमाल नहीं करना है और दवाई में PPI, H2 ब्लॉकर और एंटासिड लेने हैं। उसके बाद 2 महीने बाद फिर से इन्वेस्टिगेशन कराएं। यदि कंडीशन ज्यों की त्यों है और सिम्टम लगातार बढ़ते जा रहे हैं तो फिर अपन को इसकी सर्जरी करनी होगी। और इसका सर्जरी को भी सेम उसी तरीके से परफॉर्म करते हैं और स्टोमक को वापस से रिपोजिशन कर देते हैं। और सर्जरी का फिर से वही नाम लिखेंगे अपन, हर्नियोरेफी और हर्नियोप्लास्टी। तो देखें इस बीमारी में मुझे नहीं लगता कोई समस्या है, क्योंकि GERD को अपन ने अच्छे से पढ़ा है। तो ये वाला हर्निया होने के बाद इंसान में परमानेंट GERD हो जाता है। तो इट इज द मीनिंग ऑफ इंग्वाइनल हर्निया। परिभाषा देखें आप, प्रोट्रूजन ऑफ पार्ट ऑफ स्टोमक फ्रॉम एब्डोमिनल कैविटी टू थोरेसिक कैविटी वाया डायफ्राग्मेटिक ओपनिंग। If the stomach and esophagus continue protrude with gastroesophageal junction, the condition is known as sliding hiatal hernia. If the some part of stomach protrudes only into the thoracic cavity without along with the esophago-gastro junction, the condition is known as paraesophageal hiatal hernia. व्हाट आर द कॉमन कॉज या इटियोलॉजी की अपन बात करें तो इंक्रीज इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 होगा वीकनेस इन द मस्कुलेचर में वीकनेस आना। व्हाट आर द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, तो जो GERD में पढ़े थे वो सारे सिम्टम आएंगे।
डायग्नोस्टिक मीजर में एक्सरे, सीटी, एमआरआई और मेन अपन कराएंगे बेरियम मील। क्या इलाज करना चाहेंगे? बिना ऑपरेशन के रखना है तो लगातार चलने दो जीईआरडी वाला इलाज, अदरवाइज सिम्टम फिर भी बने रहे तो अपन को ऑपरेशन कराना पड़ेगा। तो यहां पर ये सारा इलाज जो लिखा है आपके सामने, इट इज द मैनेजमेंट ऑफ जीईआरडी। तो जीईआरडी का मैनेजमेंट करेंगे अपन, और ऑपरेशन करना है तो क्या नाम होगा? हर्नियोरेफी और हर्नियोप्लास्टी। तो इट इज द मीनिंग ऑफ हर्निया। ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप के हर्निया हैं जिनके बारे में आपको टोटल नॉलेज मिल गई। किस तरीके से हर्निया होते हैं, जो मेन क्वेश्चन आया हुआ है। एक बार सिम्टम पूछा हुआ था हाइटल हर्निया का, जिसमें आंसर पायरोसिस गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉमन फीचर ऑफ हाइटल हर्निया? आंसर गया था पायरोसिस। एक क्वेश्चन जो बार बार आता है, द सर्जरी विच आर परफॉर्म टू रिपेयरिंग द हर्निया, द आंसर इज हर्नियोप्लास्टी और हर्नियोरेफी। तो ये दोनों तरह के हर्निया हो गए, इंग्वाइनल हर्निया भी हो गया और साथ में हाइटल हर्निया भी हो गया, दैट आर इंपॉर्टेंट। किसी भी पार्ट का अपने पर्टिकुलर जगह को छोड़कर दूसरी जगह पे चले जाना क्या कहलाता है? हर्निया। इज दैट क्लियर? तो उम्मीद की आपको टॉपिक समझ में आया होगा। कल फिर से अपन एक नए इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर के साथ मिलते हैं। टाइम है जो ओवर। आज के अभी के लिए इतना ही। आप साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स टू ऑल।